हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस को। मिसलेनियस क्वेश्चन का ये जो प्रैक्टिस सेट रहेगा ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स इज रिलेटेड टू सनकादी सेक्ट। सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, सनकादी संप्रदाय को सनक संप्रदाय या सनक सेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और सनकादिक संप्रदाय जो है ये वैष्णवों के 4 संप्रदायों में से एक है। इस संप्रदाय की स्थापना जो है ये निम्बकाचार्य ने की थी। सनकादी संप्रदाय से संबंधित जो संत हैं वो कौन है, निम्बकाचार्य है। इन्होंने सनक सेक्ट की स्थापना की थी, याद रखिएगा। बात करें विष्णु स्वामी की, तो विष्णु स्वामी ने जो है रुद्रा सेक्ट, किसकी, रुद्रा संप्रदाय की जो है स्थापना की थी विष्णु स्वामी ने। बात करें माधवाचार्य की, तो माधवाचार्य ने स्थापना की थी ब्रह्म सेक्ट की, यानी कि ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी माधवाचार्य ने। और बात करें रामानुजाचार्य की, तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद या फिर इसको श्री संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, श्री सेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। विशिष्टाद्वैतवाद या फिर श्री संप्रदाय की स्थापना की थी रामानुजाचार्य ने। तो ये 4 संप्रदाय हैं जो वैष्णवों के संप्रदाय हैं। सनक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, विशिष्टाद्वैतवाद या फिर श्री संप्रदाय इसको कहा जाता है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, निम्बकाचार्य ने स्थापना की थी सनकादिक संप्रदाय की। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द सल्तनत पीरियड टू सप्रेस द नोबल्स ऑफ दिल्ली। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक कौन था। देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोस में हम 25 क्वेश्चंस को कवर करते हैं, और जब भी आप इन क्वेश्चंस को करते हैं, इन वीडियोस को देखते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप कॉपी और पेन को लेकर के बैठिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, मेरा आंसर बताने से पहले आप अपनी कॉपी में अपना आंसर मार्क कीजिएगा और देखिएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है, आप उसको एक बेहतर ढंग से एनालाइज कर पाएंगे। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। लास्ट में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी रखा है जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, और उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक कौन हुआ है, तो ये हुआ है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के द्वारा जो है दिल्ली के अमीरों पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। गयासुद्दीन बलबन को उलुग खान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, उलुग खान के नाम से किसे जाना जाता है, गयासुद्दीन बलबन को जाना जाता है। और गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1286 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है, और इसने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी और दिल्ली के अमीरों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया था। देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली के अमीरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश को भी जाना जाता है। किसको, इल्तुतमिश को भी जाना जाता है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन मिले तो आपको गयासुद्दीन बलबन के साथ जाना है। क्यों, क्योंकि इल्तुतमिश की जो सत्ता थी ये अस्थायी सत्ता थी, और जो कुछ कुतुबी अमीर थे इन्होंने इसका साथ भी दिया था। इसी वजह से सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाले सल्तनत कालीन शासक के रूप में गयासुद्दीन बलबन को जाना जाता है। अगर आपको ऑप्शन में बलबन नहीं मिला है तो आप इल्तुतमिश के साथ जा सकते हैं। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैज़ धम्मा रिलीजन बीन एक्सप्लेन्ड। अशोक के किस शिलालेख में धम्म यानी धर्म की व्याख्या की गई है। तो अशोक के 11वें शिलालेख में, किसमें, 11वें शिलालेख में जो है धर्म की व्याख्या की गई है, जिसमें अशोक ने बड़ों का सम्मान करना, दास यानी कि जो नौकर हैं उनके प्रति दया भाव रखना, जानवरों के प्रति दया भाव रखना, हिंसा से बचना, दान करना और धार्मिक सहिष्णुता जैसी भावनाओं का
वर्णन किया है। तो अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है? 11वें शिलालेख में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंट्री वॉज द सिल्क मेकिंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट डेवलप्ड? रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, रेशम का जो उत्पादन हुआ था ये नवपाषाण काल में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो चीन में जो है रेशम के उत्पादन का विकास हुआ था और वहाँ से ये जो तकनीक है ये दुनिया के अन्य भागों में फैली थी। तो सबसे पहले रेशम बनाने की तकनीक का विकास किया था चीन ने। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, चीन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्राह्मण्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ द चोलाज? चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? तो इनमें से ऐसा कौन सा था चोलों के शासनकाल में जो ब्राह्मणों का संगठन था? तो ये था सभा। सभा जो है ये चोलों के शासनकाल में ब्राह्मणों का एक संगठन था और ये एक स्थानीय स्वशासन संस्था थी जहाँ पर ब्राह्मण रहते थे और ये जो गांव का प्रशासन होता था, गांव के प्रशासन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होती थी। तो याद रखिएगा, सभा जो है ये किससे संबंधित थी? ये ब्राह्मणों से संबंधित थी, ब्राह्मणों का एक संगठन था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो इवेंट्स हैं ये कब कब हुए हैं। तो देख लेते हैं। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 मार्च 1919 में। कब हुआ? 18 मार्च 1919 में जो है रोलेट एक्ट हुआ था। और ये लागू कब हुआ था? तो 21 मार्च को हुआ था। कब हुआ? 21 मार्च 1919 को ये लागू हुआ था। रोलेट सत्याग्रह कब हुआ था? तो रोलेट सत्याग्रह जो है ये 6 अप्रैल को हुआ था। 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। अमृतसर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर 1919 को हुआ था। याद रखिएगा। बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है हम सभी जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो आप देखिए, हमें बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो देखिए, ये 18 मार्च को हुई, ये 6 अप्रैल को हुई, 26 दिसंबर और ये हुई 13 अप्रैल को। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रोलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन हुज प्रपोजल वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? तो भारत की संविधान सभा का गठन जो है ये कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्ताव पर जो है भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज आइडियल फॉर मैकियावेली? निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श रूप है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैकियावेली कौन थे? तो मैकियावेली जो है पुनर्जागरण काल के एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व थे और इनका जन्म इटली में हुआ था। कहाँ पर? इटली में इनका जन्म हुआ था और इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। और इनकी एक फेमस बुक भी है, बुक का नाम है प्रिंस। क्या है? प्रिंस नाम की एक बुक है इनकी, जो कि काफ़ी फेमस है। और क्वेश्चन में पूछा है कि मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो गणतंत्र रूप, सरकार का गणतंत्र रूप जो है इनके लिए आदर्श रूप है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज द बुलवर्क ऑफ पर्सनल लिबर्टी? निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो इनमें से ऐसी कौन सी रिट है जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो ये है हैबियस कॉर्पस, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। ये एक रिट है जो व्यक्ति को अवैध रूप से जब हिरासत में ले लिया जाता है तो उस स्थिति में उसकी रिहाई के लिए जारी की जाती है हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रेजेंटेड अगेंस्ट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? तो केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव होता है ये सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पर? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है जो केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव होता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज अ टाइप ऑफ पॉल्यूशन इंडेक्स। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको BOD भी कहा जाता है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। BOD से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो BOD क्या है? देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई वाटर बॉडी होती है और उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं, उन ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो माइक्रोब्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। किसकी? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर किसी भी वाटर बॉडी में ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो जो माइक्रोब्स हैं उनको उसको डिकम्पोज करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन की अगर उसको आवश्यकता होगी तो उस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये किसके लिए एक पॉल्यूशन इंडेक्स का काम करता है? तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज सुक्ला फांटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? सुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, सुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है सुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड शॉर्ट रेडियो वेव्स? लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो लघु रेडियो तरंग यानी कि शॉर्ट रेडियो वेव्स की जो खोज है ये की गई थी हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा जो है लघु रेडियो तरंगों की खोज की गई थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नेल पुलिंग हैमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कैटेगरी ऑफ लीवर? कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो देखिए फ्रेंड्स, कील उखाड़ने का जो हथौड़ा होता है ये किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो ये है प्रथम उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण। किसका? फर्स्ट लीवर सीरीज का एग्जाम्पल है कील उखाड़ने का हथौड़ा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो डायनेमो करता है, टरबाइन करता है और विंडमिल करती है। तो ये तीनों ही क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What effect does increasing the temperature of a liquid have on its viscosity? द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो लिक्विड्स होते हैं उनके अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, तापमान में वृद्धि कर दी जाए, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है यानी कि काइनेटिक ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है और वो एक दूसरे से कम चिपके रहते हैं, वो एक दूसरे से दूर दूर भागने लगते हैं। इसी वजह से जो उसकी विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? तो इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका गुड कंडक्टर होता है? तो सिल्वर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सिल्वर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वेल्थ ऑफ ए नेशन? राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो राष्ट्र की संपदा होती है, राष्ट्र की संपदा में उन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है जो कि आर्थिक रूप से मूल्यवान होती हैं और किसी देश की आर्थिक गतिविधियों का परिणाम होती है। जैसे कि भूमि जो है ये किस में आती है? ये राष्ट्र की संपदा में आती है। खनिज संसाधन, फैक्ट्रियाँ, मशीनें और जो पशुधन होता है, पशुधन भी किस में आता है? राष्ट्र की संपदा में आता है। वस्तुओं का स्टॉक, बिल्डिंग्स और जो निवासियों की व्यक्तिगत प्रतिभाएं होती हैं यानी कि टैलेंट होता है, वो सब क्या है, किसकी कैटेगरी में आता है? राष्ट्र की संपदा के अंतर्गत आता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए, माइंस जो हैं ये भी राष्ट्र की संपदा में आते हैं। लाइव स्टॉक यानी कि जो पशुधन है ये भी राष्ट्र की संपदा में आते हैं। लेकिन मुद्रा पूर्ति यानी कि मॉनेटरी सप्लाई जो है ये राष्ट्र की संपदा के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन टंग इज द सेंसेशन ऑफ बिटरनेस फेल्ट? मनुष्य की जीभ के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो टंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है।
इस तरीके से जो है हमारी टंग होती है। टंग का जो अगला हिस्सा होता है, आगे का हिस्सा होता है, ये किसके लिए, स्वीट के लिए जो है सेंसिटिव होता है। जो साइड वाला हिस्सा होता है ये खट्टी चीज़ों के लिए, खट्टे टेस्ट के लिए जो है ये सेंसिटिव माना जाता है। और जो पीछे का हिस्सा होता है, जो टंग का पीछे का हिस्सा होता है, ये बिटरनेस के लिए, किसके लिए, बिटरनेस के लिए जो है सेंसिटिव होता है। तो याद रखिएगा जो पीछे का भाग होता है, बैक पार्ट होता है टंग का, ये इसमें कड़वाहट की संवेदना होती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये है पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। बात करें ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। एरिप्सिन जो है, एरिप्सिन भी सेम काम करता है ट्रिप्सिन की तरह, ये भी पेप्टाइड्स प्रोटीन पे काम करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स प्लस अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। एरिप्सिन जो है ये कहाँ पर पाया जाता है बॉडी में, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो बात करें ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन जो है ये पैनक्रियाज में मिलता है। कहाँ पर, पैनक्रियाज में। याद रखिएगा दोनों सेम काम करते हैं, प्रोटीन पे काम करते हैं, लेकिन एक स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम है और दूसरा पैनक्रियाज का एंजाइम है। बात करें एंटेरोकाइनेज की, तो एंटेरोकाइनेज क्या करता है, तो जो ट्रिप्सिन का प्रीकर्सर होता है, ट्रिप्सिन का इस एंजाइम का प्रीकर्सर क्या है, ट्रिप्सिनोजन, तो इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है एंटेरोकाइनेज। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज प्रोड्यूस्ड मोस्ट रैपिडली इन आवर बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी में सबसे तीव्रता से बनता है, तो ये है विटामिन डी। विटामिन डी जो है ह्यूमन बॉडी में अधिक तीव्रता के साथ बनता है और विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है ये है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। विटामिन ए का नाम क्या है, तो रेटिनोल, रेटिनोल। विटामिन ए की बात करें तो टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी में विटामिन बी1 है, विटामिन बी1 को क्या कहा जाता है, थायमिन, थायमिन। बी2 की बात करें, बी2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। बी3 की बात करें तो इसको कहा जाता है नियासिन। बी5 की बात करें तो पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। ये सब नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विटामिन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्यूब्स क्रॉस। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है ह्यूमन बॉडी का जहाँ पर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्यूब्स जो हैं वो क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, तो ये है फेरिंग्स। फेरिंग्स में जो है जो डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्यूब्स होती हैं ये क्रॉस करती हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कोज्ड बाई हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब ब्लड में हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड होता है तो इससे कौन सी डिजीज़ हो जाती है, तो गाउट हो जाती है। गाउट क्या होता है, गाउट जो है ये जो आर्थराइटिस होती है, आर्थराइटिस का यानी कि गठिया का एक प्रकार है गाउट। और इसमें जो ब्लड होता है, ब्लड में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने लगते हैं जिससे जो जोड़ होते हैं, जोड़ों में दर्द और सूजन रहने लगता है, ये होता है गाउट। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गाउट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे अधिक संख्या है देशों की, तो ये है अफ्रीका। अफ्रीका जो महाद्वीप है इसमें देशों की कुल संख्या कितनी है, तो 54। बात करें नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका में कुल देश कितने हैं, तो ये हैं 30।
23 देश हैं। बात करें यूरोप की तो यूरोप में है 44। एशिया की बात करें तो एशिया में कुल कितने देश हैं, तो 48। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अफ्रीका में जो है देशों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगजी। यांगजी जो है ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और इसकी लगभग लंबाई कितनी है, तो 6300 किलोमीटर। इसकी लगभग लंबाई कितनी है, 6300 किलोमीटर है और ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा, एशिया की जो सबसे लंबी नदी है यांगजी, ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी भी है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 14 सितंबर या फिर 14 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।